हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एजुकेशन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी डेमो क्लास की सीरीज, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो ये डेमो क्लास आज जो मैं आपके आगे ले रहा हूँ, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, जिसका एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, और इसकी डीप नॉलेज, आखिर ये होता क्या है, स्पेक्ट्रम की सीरीज कैसे बनती है, लाइमैन, बाल्मेर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज क्या होती है, और स्पेक्ट्रम आखिर उसका फील क्या है, कैसे वो बनता है, इसको तो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में समझेंगे। आज मैं आपको बस एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। शुरू करते हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम शब्द आप अपनी जिंदगी में अगर कहीं पे भी सुने स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डरली अरेंजमेंट। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डरली अरेंजमेंट। देखो, आप लोगों ने बचपन में हाई स्कूल में पढ़ा होगा विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें हम VIBGYOR विबग्योर पढ़ते थे, 7 कलर्स पढ़ते थे। तो वो क्या था? वो उन 7 कलर्स का अरेंजमेंट था जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। वो क्या होता है? वो होता है वेव्स का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऑर्डर में उन वेव्स को अरेंज करना। तो अगर तुम्हें कहीं पे भी स्पेक्ट्रम वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना। तो अब मैं अगर इसके आगे एक शब्द जोड़ दूं एटॉमिक, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब हो जाएगा, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में किसी एक शेल से, किसी एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, एक्साइट होता है, तो एक्साइट होने के बाद आप सब भी जानते होंगे, जब आप लोग एक्साइट हो जाते हो तो गुस्सा जब आप लोगों को आता है तो वो कुछ ही समय के लिए होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। एक्साइटमेंट जो होता है वो कुछ समय बाद थमना उसका स्वाभाविक ही है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो वो 10⁻⁸ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? डी एक्साइट हो जाता है। तो जब वो ऊपर एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, हायर लेवल में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कुछ समय बाद डी एक्साइट होगा। कितने समय बाद? 10⁻⁸ सेकंड बाद। तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है तो उस समय वो अब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। तो इसी फ्रीक्वेंसी को, इसी वेवलेंथ को अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छी से समझेंगे एक बेसिक से सवाल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रम के कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट कहने का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पहली बार एक्साइट हुआ, पहली बार एक्साइट होगा तो कहां जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट को ही हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आएगा, अभी हमने समझा था, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आता है तो कुछ वेवलेंथ वो इमिट करता है। तो जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड ऑर्बिट से नीचे आएगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट करेगा। उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो हम उसकी वेवलेंथ को इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम अपनी रेगुलर क्लासेस में समझेंगे। प्रॉपर डेरिवेशन में इसका आप लोगों को कराऊंगा। अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में। तो हम जो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, वो हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। आर होता है आपका, आर को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। आर को बोला जाता है रिडबर्ग
कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.07 इंटू 10⁷ पर मीटर, ठीक है। आपको ये वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं दूसरी अप्रोच से। वैसे आपके जानने के लिए आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं वेवलेंथ, तो जेड की वैल्यू मैंने 1 रख दी, आर को अभी फिलहाल आर छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n1 की जगह हम रख देंगे 1 और n2 की जगह रख देंगे 2, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो ये आएगी r 1 - 1/4, और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये आएगा r इंटू 3/4। ये आ गया आपका 1/λ इक्वल टू r इंटू 3/4। तो अगर मैं लैम्डा यहां से निकालना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/r। यह है 1/λ, मेरे को निकालना है लैम्डा, तो मैंने क्या करा? रेसिप्रोकल करा, तो ये आ गया आपका 4/3 इंटू 1/r। अब अगर हम देखें, मैंने आपसे कहा था रिडबर्ग कांस्टेंट आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यों, ये इतनी बड़ी वैल्यू रटने से अच्छा है 1/r की वैल्यू याद कर ले। 1/r की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। इसको आप 910 या 912 अपने हिसाब से ले सकते हैं, ताकि ये जो आपकी वैल्यू है ये पहले वाली, इससे ये कट जाए। आसपास की लेना, ऐसा नहीं कि 920 ले ली, 925 ले ली, 910, 911, 912 के आसपास आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 911, इसको मैं 912 ले लेता हूं, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेट 1216 एंगस्ट्रॉम आता है, लैम्डा 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तीसरी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो यहां पे हम n1 की जगह क्या रखेंगे? 1, और n2 की जगह क्या रखेंगे? तीसरी ऑर्बिट यानी 3 रख देंगे यहां पे। तो अगर मैं यहां पे n1 की जगह 1 रख दूं, n2 की जगह 3 रख दूं, तो मेरी लैम्डा की वैल्यू आती है सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट 1026 एंगस्ट्रॉम। ये कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन 3 to 1 आ रहा हो, तीसरी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तब लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है? 1026 एंगस्ट्रॉम आती है। और जब दूसरे से पहले में आ रहा है तो कितनी आ रही है? 1216 एंगस्ट्रॉम। अब आप देखिए, हमने अभी अभी सॉल्व किया, इसमें जब इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो उस समय हमारी लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1216 एंगस्ट्रॉम। अब जब इलेक्ट्रॉन, मैं दूसरा केस ले रहा हूं, तीसरे एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहां पे n2 की जगह हम क्या रख देंगे? अब 3, क्योंकि अब तीसरे से आ रहा है। कि मैं कंपेयर करके आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरे से पहले में आएगा तो n2 की जगह 3 रख देंगे, n1 की जगह 1 रख देंगे, सॉल्व करके लैम्डा निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1026 एंगस्ट्रॉम आएगा। देखो पहले केस में आ रहा है 1216 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे केस में जब तीसरे से पहले में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये आ रहा है 1026 एंगस्ट्रॉम। तो आप एक चीज देखिए, 1216 के बाद सीधे हमें 1026 मिला, 1215 गायब है, 1214 गायब है, 1200 गायब, 1100, इवन 1100 भी नहीं मिला हमें, 1027 भी नहीं मिला, सीधे 1026 मिल रहा है। देखिए, जब कभी भी ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ हमें कंटिन्यूअस ना मिले, बीच बीच की वेवलेंथ टूटी टूटी हो, गायब हो जाए बीच से कुछ, देखो 1216 के बाद सब गायब हो गया, 1100 गायब है, 1050 गायब है, सीधे हमें मिल रहा है 1026 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो एटम होता है उसका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। एटम के स्पेक्ट्रम को बोला जाता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आप लोग बोलेंगे ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ हमें कंटिन्यूअस ऑर्डर में ना मिलके टूट टूट के मिले। जैसे एक वेवलेंथ मिले, फिर बीच में कुछ गायब हो जाए, फिर दूसरी वेवलेंथ मिले, फिर बीच में कुछ वेवलेंथ गायब हो जाए, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोला जाता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। दोस्तों, हमने जो ये टॉपिक पढ़ा आज, ये आपका क्लास 12th का एटम एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर का टॉपिक था। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिया कि कैसे एक एटम का स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। इस तरीके के हम रेगुलर सवाल अपनी रेगुलर क्लासेस में यहाँ पे क्लास के अंदर ही करेंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद। इवन ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है जिसको हमने यूज किया अपने सवाल में, ये आया कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है और साथ में इसका फील क्या है, ये स्पेक्ट्रम आखिर बना कैसे, ये पूरा हम अपनी रेगुलर क्लासेस में लेंगे। और क्लास में टॉपिक को समझने के बाद रेगुलर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका बोर्ड में कम से कम 5 से 6 नंबर का वेटेज रखता है। और अगर आप देखें जेईई मेंस में तो 1-2 क्वेश्चंस आपको इसके जेईई मेंस में भी दिख जाएंगे। आसान सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं रहती। तो अगर आप क्लासेस रेगुलर करेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अभी की क्लास रोकना चाहूंगा। थैंक यू।